हरे कृष्णा मेरे छोटे भाई बहनों, आपका अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन SST में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11 राजनीति विज्ञान का अर्धवार्षिक पेपर को देखने वाले हैं। यह जो क्वेश्चन पेपर है यह मॉडल पेपर है। इसमें से आपके कुछ प्रश्न आ सकते हैं और राजनीति विज्ञान में आपको अपने स्तर पर भी तैयारी करनी है। तो आपका जो राजनीति विज्ञान का क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें समय 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे और आपका पूर्णांक अंक का होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे। 1 से 10 निम्न प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये आपके 10 आएंगे और एक एक अंक के होंगे। हमारा पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, भारतीय संविधान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ लिखित संविधान। जो भारतीय संविधान है वह लिखित संविधान है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संघीय कार्यपालिका है। हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आ राष्ट्रपति, ऑप्शन बा प्रधानमंत्री, ऑप्शन सा मुख्यमंत्री, ऑप्शन दा राज्यपाल। तो इस प्रश्न का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। मैं सभी विद्यार्थियों के आंसर को अवश्य देखूंगा किस किसका सही है। हमारा अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। तो नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा राज्य नीति। नीति निर्देशक तत्व में राज्य नीति शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों का समर्थक कौन है। तो हमें बताना है कि जो प्राकृतिक अधिकारों का समर्थक कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन आ जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों का समर्थक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता के प्रकार है। तो भारत में नागरिकता का कौन सा प्रकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ एकल प्रकार है। भारत में नागरिकता का एकल प्रकार है। भारत में एक ही प्रकार की नागरिकता पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो हमें बताना है कि भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। हम इसके ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ऑप्शन आ ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बा अमेरिकी संविधान, ऑप्शन सा आयरिश संविधान या ऑप्शन दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा उपयुक्त सभी। ये जो ब्रिटिश संविधान, अमेरिकी संविधान या आयरिश संविधान है, ये सभी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बा 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। तो हमें बताना है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ हिंद स्वराज। महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि 1909 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है बच्चों। तो हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का प्रस्तावना भाग को दर्शाता है। जो संविधान का प्रस्तावना भाग है वो किसको दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा मौलिक अधिकार। जो संविधान का प्रस्तावना भाग है वो मौलिक अधिकार को दर्शाता है। तो हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम भाग बा में आएंगे। भाग बा में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके एक एक अंक के आएंगे और ये 10 आएंगे। इसी प्रकार से आपके रिक्त स्थान 10 आएंगे। ठीक है।
हमारा पहला रिक्त स्थान है भारतीय संविधान को तैयार करने और लिखने खालिस्तान में वर्षों का समय लगा। जो भारतीय संविधान था उसको तैयार करने और लिखने में कितने वर्षों का समय लगा था? तो इसके खालिस्तान में आएगा लगभग 3 वर्षों का समय लगा था भारतीय संविधान को तैयार करने और लिखने में। हमारा अगला खालिस्तान है संघीय कार्यपालिका का प्रमुख खालिस्तान होता है। तो संघीय कार्यपालिका का प्रमुख खालिस्तान होता है, इसके खालिस्तान में क्या आएगा? तो इसके खालिस्तान में आएगा प्रधानमंत्री। तो आप खालिस्तान में प्रधानमंत्री भर लेना। जो संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है ना, वो प्रधानमंत्री ही होता है। हमारा अगला खालिस्तान है विधेयक को कानून में बदलने के लिए खालिस्तान की सहमति अनिवार्य है। तो विधेयक को कानून में बदलने के लिए खालिस्तान की सहमति अनिवार्य है, इसके खालिस्तान में क्या आएगा? तो इसके खालिस्तान में आएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की सहमति लेना अनिवार्य है विधेयक को कानून में बदलने के लिए। तो इसके खालिस्तान में लिख लेना राष्ट्रपति। हमारा अगला खालिस्तान है समानता का मुख्य तत्व खालिस्तान है। तो इस खालिस्तान का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही देना है, ठीक है, आपको ही देना है इसका आंसर। हमारा अगला खालिस्तान है ईवीएम का पूरा नाम खालिस्तान है। तो ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। तो आप खालिस्तान में लिख लेना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हमारा अगला खालिस्तान है राष्ट्रपति को विशेष अधिकार खालिस्तान के तहत दिए जाते हैं। तो राष्ट्रपति को विशेष अधिकार किस अधिकार के तहत दिए जाते हैं? तो इसके खालिस्तान में आएगा अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। तो आप खालिस्तान में लिख लेना अनुच्छेद 361। हमारा अगला प्रश्न है नागरिकता का अधिकार खालिस्तान अनुच्छेद में वर्णित है। तो नागरिकता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखो, नागरिकता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 5 में वर्णित है। नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 5 से और 11 तक है, ठीक है। तो आप इस खालिस्तान में अनुच्छेद 5 लिख लेना। हमारा अगला खालिस्तान है भारतीय संसद का नया भवन खालिस्तान में उद्घाटित किया गया। जो भारतीय संसद का नया भवन बना है वह खालिस्तान में उद्घाटित किया गया। तो इसके खालिस्तान में क्या आएगा? तो इसके खालिस्तान में आएगा 28 मई 2023 को भारतीय संसद का नया भवन उद्घाटित किया गया था। तो आप इसके खालिस्तान में भर लेना 28 मई 2023। हमारा अगला खालिस्तान है संविधान सभा का पहला अधिवेशन खालिस्तान को हुआ। जो संविधान सभा का पहला अधिवेशन है वह कब हुआ? तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो आप इसके खालिस्तान में 9 दिसंबर 1946 को भर लेना। हमारा अगला खालिस्तान है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव खालिस्तान प्रक्रिया द्वारा होता है। जो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव है वह किस प्रक्रिया के दौरान होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। तो आप इसके खालिस्तान में भर लेना सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो इसी प्रकार से हमारे जो रिक्त स्थान थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम भाग सा को देखेंगे। तो भाग सा में है नोट। तो नोट को देख लेते हैं। प्रश्न 1 से 10 तक सभी प्रश्न 2-2 अंक के हैं। जो आपके प्रश्न 1 से 10 तक है ना, वो सभी प्रश्न आपके 2-2 अंक के रहेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है राइट टू प्रिवेंटिव डिटेंशन से आप क्या समझते हैं? तो विद्यार्थियों, एग्जामिनर ने आपको घुमाने के लिए ऐसा प्रश्न दिया है इंग्लिश में, राइट टू प्रिवेंटिव डिटेक्शन से आप क्या समझते हैं। जो इंग्लिश में थोड़े वीक है या इंग्लिश में इसका अर्थ नहीं पता है, राइट टू प्रिवेंटिव डिटेंशन हिंदी में इससे क्या बोलते हैं, तो इसे हिंदी में निवारक निरोध कहा जाता है, ठीक है। तो विद्यार्थियों, आपको एग्जामिनर ऐसे ही घुमाएगा, आपको क्वेश्चन याद तो होगा परंतु आप भ्रमित हो जाओगे। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा इंग्लिश के शब्दों का भी ध्यान रखा करें। तो इसका आंसर देखते हैं।
इसका आंसर मैं बोल देता हूँ। निवारक निरोधक का मतलब है किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे और न्याय द्वारा दोषी ठहराए हिरासत में रखना। इसका मकसद किसी व्यक्ति को पहले के अपराध के लिए सजा देना नहीं है, बल्कि उसे भविष्य में अपराध करने से रोकना है। तो इसका सीधा सा अर्थ है किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे और न्याय द्वारा दोषी ठहराए हिरासत में रखना। इसका मकसद किसी व्यक्ति को पहले के अपराध के लिए सजा देना नहीं है, बल्कि उसे भविष्य में अपराध करने से रोकना है। हमारा अगला प्रश्न है, राइट्स और नीति निर्देशक तत्वों में दो अंतर बताइए। तो राइट्स है अधिकार, मौलिक अधिकार, और नीति निर्देश तत्वों में हमें कोई दो अंतर बताने हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर भी मैं अपने मुंह से बोल देता हूं। तो इसका पहला अंतर है, मौलिक अधिकारों को अदालतों के जरिए लागू किया जा सकता है। जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें अदालतों के जरिए लागू किया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को अदालतों के जरिए लागू किया नहीं जा सकता। एंड हमारा जो सेकंड अंतर है वो है, मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक प्रकृति के होते हैं। इसी प्रकार से आपको दो चार नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में अंतर लिखने हैं और याद भी करने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है। तो हमें बताना है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है। तो एग्जामिनर ने आपको भ्रमित करने के लिए इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग किया है। तो देखो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को हिंदी में जनहित याचिका बोलते हैं, जिसे शॉर्ट में PIL भी कहा जाता है। जनहित याचिका का मतलब है सार्वजनिक हित के लिए न्यायालय में शुरू की जाने वाली कानूनी कार्रवाई। यह एक तरह की कानूनी कार्रवाई है जिसके जरिए किसी गलत काम से प्रभावित लोगों के लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जनहित याचिका का आम जनता या जनता के किसी विशेष वर्ग के हितों को सुरक्षित करने के लिए दायर की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, समानता के दो तत्वों की व्याख्या करें। तो हमें समानता के दो तत्वों की व्याख्या करनी है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो समानता के दो तत्वों की व्याख्या इस प्रकार है, पहला है राजनीति समानता, एंड जो दूसरा है वो है सामाजिक समानता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 होती है। भारत को 543 निर्वाचित क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। तो इसी प्रकार से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, एंड जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। एंड हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, भारत के संविधान का महत्व क्या है। तो हमें भारत के संविधान का महत्व बताना है। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। तो प्रश्न 7 का आंसर ये है, भारत के संविधान का महत्व कई तरह से है। यह देश की राजनीति व्यवस्था के लिए रूपरेखा तैयार करता है। यह सरकार के विधायी, कार्यकारी और न्यायिक अंगों को एक साथ जोड़ता है। यह नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। यह देश के प्रशासन का मार्गदर्शन करने वाले नियमों और विनियमों का एक समूह होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लेना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय के मुख्य तत्व क्या है। तो हमें सामाजिक न्याय के मुख्य तत्व बताने हैं क्या है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो प्रश्न 8 का आंसर ये रहा, सामाजिक न्याय के मुख्य तत्व है। पहला है संसाधनों तक समान पहुंच, एंड जो दूसरा है वो है समानता, एंड जो तीसरा है वो है भागीदारी, एंड चौथा है विविधता, एंड पांचवा है मानवाधिकार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हमारा
9वां प्रश्न है स्वतंत्रता और समानता में संबंध बताइए। तो हमें स्वतंत्रता और समानता में संबंध बताना है। तो प्रश्न 9 का आंसर ये रहा। स्वतंत्रता का अर्थ है नागरिक के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध सुविधाएं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और देख लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा अगला प्रश्न है कैबिनेट और काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर्स में अंतर स्पष्ट कीजिए। हमें कैबिनेट और काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए प्रश्न 10 का आंसर ये रहा। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर इस प्रकार है। मैंने आपको पहले बोला था कि जो एग्जामिनर है वो आपको भ्रमित करने का प्रयास करेगा, परंतु आप भ्रमित मत होना। आप अंग्रेजी के शब्दों को समझने का प्रयास अवश्य करना। तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर इस प्रकार है, आप देख लेना। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसी प्रकार से हमारे जो दो अंक के प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम भाग दा को देखेंगे। प्रश्न 11 से 20 तक सभी प्रश्न 3-3 अंक के हैं। तो हमारा प्रश्न 11 है भारतीय संसद के दो सदनों के बीच के अंतर स्पष्ट कीजिए। हमें भारतीय संसद के दो सदनों के बीच के अंतर को स्पष्ट करना है। तो आपको इसका आंसर अपनी बुक में से छांटकर लिखना है। एंड हमारा जो अगला प्रश्न है वो है संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकताओं पर चर्चा करें। हमारा अगला प्रश्न है संविधान के प्रमुख स्रोतों की व्याख्या करें। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है भारतीय लोकतंत्र में मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है। जो भारतीय लोकतंत्र में मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है, आपको उसके बारे में लिखना है। हमारा 15वां प्रश्न है संघवाद की विशेषताओं को समझाइए। तो हमें संघवाद की विशेषताओं को समझाना है। हमारा अगला प्रश्न है संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया और उसकी भूमिका पर प्रकाश डालें। संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया और उसकी भूमिका पर हमें प्रकाश डालना है। एंड हमारा प्रश्न 17 है भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों और कार्यों पर चर्चा करें। हमारा अगला प्रश्न है राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसका उपयोग और महत्व बताइए। हमारा प्रश्न 19 है भारत में वोट का अधिकार और इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया पर चर्चा करें। एंड हमारा अगला प्रश्न है संविधान का प्रस्तावना भाग और इसके उद्देश्य की व्याख्या करें। हमें संविधान के प्रस्तावना भाग और इसके उद्देश्य की व्याख्या अच्छे से करनी है। तो हमारे प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।